साथियों, मेरे आज के व्यंग का विषय है दाखिला अंग्रेजी स्कूल में। आप देख ही रहे हैं, अभी कल के अखबार में ही खबर थी कि सरकार ने तारीख निश्चित की है कि किस तारीख से नर्सरी में दाखिले के फॉर्म मिलेंगे, ताकि पेरेंट्स को रहे कि भाई कब से कब तक है, उनको सूचना दी जा रही है। और जैसा आप जानते हैं, आजकल सरकारी में भी दाखिले के लिए बाकायदा इंटरव्यू होता है। अव्वल तो फॉर्म मिलना ही मुश्किल होता है, फिर मिल भी गया जैसे तैसे तो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू बच्चे का भी होता है, बच्चे के माँ बाप का भी होता है। वो तो शुक्र करिए कि बच्चों के बाकी भाई बहनों और दादा दादी और नाना नानी का नहीं होता। खैर, वो दिन भी दूर नहीं है। तो लेकिन एक बात है, हम लोग भी तो मतलब हम भारतीय लोग जो हैं वो जिसे कहते हैं ना, इंग्लिश स्कूल प्लीज़, वी आर इंडियंस। तो हमें भी चाहिए कि हमारा बच्चा जो है उसे चाहे नाक पहुँचना ना आता हो, लेकिन टाई वाई पहन ले। और जब गेस्ट्स आए हमारे तो उनको कविताएं सुनाएं इंग्लिश में, और इंग्लिश में बात करे, सेब ना कहे वो एप्पल कहे, इस तरह की चीज़ें। तो हमें अपना एक अक्स उसमें बच्चे में नज़र आता है। हम भले म्यूनसिपाल्टी के स्कूल में पढ़े या टेंटों के स्कूल में पढ़े या सरकारी स्कूल में पढ़े, लेकिन हमारा बच्चा जो है फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहिए। तो ये इसके चलते इस बात को वो भी समझ गए और गली गली खुल गए हैं इसको। तो प्रस्तुत है मेरा व्यंग दाखिला अंग्रेजी स्कूल में। हिंदुस्तान में अंग्रेजी पब्लिक स्कूलों में दाखिले के लिए मची मारकाट को देख के मैकाले की आत्मा को कितनी शांति मिलती होगी, आप सोचिए। अगर घर की ये जो बड़ी बुढ़ियां हैं जो आशीर्वाद बांटती फिरती हैं कि भाई दूधो नहाओ पूतो फलो, अगर इन्हीं को ये काम दे दिया जाए कि ये जो पूत फल रहे हैं इनका दाखिला आपने कराना है, तो ये सारी अपनी धमा चौकड़ी भूल जाएंगी और ये आशीर्वाद देना ही बंद कर देंगी। बहरहाल, जब मेरे घर में ये आशीर्वाद फला तो चिंता होना स्वाभाविक थी। मुझे मालूम था बच्चे के लिए एक नई जनरेशन की एसयूवी चाहिए, एक नया जनरेशन वाला मोबाइल चाहिए, नई नेक्स्ट जनरेशन वाला लैपटॉप चाहिए, वगैरह वगैरह। और हो सके तो किसी अच्छे डिस्क वगैरह की मेंबरशिप चाहिए। लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि उसको नर्सरी में दाखिले के लिए कवायद करना। तो मेरी कवायद शुरू हो गई जी। अच्छा देखिए, मूलतः मैं भी भेड़ हूँ, मैं भेड़ चाल में ही शामिल होऊंगा ना। तो जैसा कि सब चल रहा था ट्रेंड के, सब अंग्रेजी स्कूल में ही डालना है, शहर के फलां स्कूल में डालना है। तो बस हम भी अपना उसी उसमें लग गए उपक्रम में कि कैसे ये किया जाए। और एक दिन रात को ही पहुंच गए, क्योंकि सवेरे अगले सवेरे से फॉर्म मिलने थे उस स्कूल के। मैंने देखा कि लोग वहाँ पर कारें खड़ी करने की जगह नहीं है, लोगों ने कारों के अंदर एक साइकिल रखी हुई थी, उस साइकिल से वो भीड़ से रास्ता बनाते हुए जा रहे थे कि भाई स्कूल में पहुँच जाए, नहीं तो वो गेट बंद कर देता है जो वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड है या जो चौकीदार है। और तो और वो चौकीदार भी बड़ा फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहा था जी, हमें तो लग रहा था कि वो उसी स्कूल का एलुमनस है क्या। और जैसा कि है कि वो 9 बजे जो है गेट बंद हो गया। अब हम सब लोग गिरते पड़ते हाँफते वहाँ जो एक क्यू लगी हुई थी उसमें लग गए, और बच्चों की तरह किलकारियाँ मार रहे थे। एक युवा पिता तो पंक्ति में सभी को मिठाई बांट रहा था, कह रहा जी वो मैं पिछले साल तो बाहर ही रह गया था, इस साल अंदर आ गया हूँ। देखिए, एक गेट ने हमको डिवाइड कर दिया था हैव्स एंड हैव नॉट्स में, और हमें ऐसे लग रहा था जैसे हम कोई क्रिकेट के स्टार हों और नाइट का क्रिकेट मैच देखने आए हों। तो बहरहाल साहब वो खुली, थोड़ी देर बाद वो खिड़की खुली सुबह सुबह, और जो कि जैसा कि ट्रेंड है, तो जो फॉर्म थे उसको लेने के लिए लोग थैलों में पैसे भर भर के लाए हुए थे, ब्लैंक चेक लाए हुए थे। और कि भाई जैसे भी आए क्योंकि हो सकता है वो कितने का भी हो फॉर्म, 50,000 का भी हो सकता है, 1 लाख का भी हो सकता है। और जैसे ही खिड़की खोली तो लोग शुरू हो गए। वो जो जो बाबू जो वहाँ था खिड़की पर, उसको सर अंकल माई बाप कह के उसका ध्यान आकर्षित कर रहे सभी। और क्यू वगैरह टूट चुकी थी। आप देखते हैं हमारे भारत में जहाँ क्यू लगती है वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह पाती, और जैसे कहते हैं ना, धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। और हमारे यहाँ एक और भी चलन है कि वो क्यू में से ही बता रहा है, साहब मुझे ग्रोवर साहब ने भेजा है, मुझे मल्होत्रा जी ने भेजा है, साहब मैं मिनिस्टर साहब का आदमी हूँ, मैं सीएम साहब के यहाँ से आया हूँ, मैं पीएमओ से हूँ, पुलिस हेडक्वार्टर से हूँ, इत्यादि इत्यादि। लेकिन मैंने देखा कि सिर्फ 10-12 लोग ही फॉर्म ले पाए, और उसके बाद तो खिड़की बंद हो गई और वहाँ मरघट जैसी खामोशी हो गई। ओ भाई साहब, थोड़ी देर ही रही खामोशी, उसके बाद क्या स्यापा हुआ जी वहाँ। पेरेंट्स जो है छाती पीट पीट के रोने लगे, बहुत तगड़ा स्यापा हो रहा था। लेकिन कुछ लोगों ने होश नहीं खोए थे, उन्होंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और दूसरे रिश्तेदारों को इत्तला दी, और उन्होंने दूसरे स्कूल में
नंबर लगाने को कहा और सर पर दौड़ कर चल दिए। मतलब ऐसा माहौल हो गया था अफरा तफरी का, जैसे शहर में कोई गॉडजिला घुस आया हो। और बहरहाल मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को मान मनोबल करके और ऑफिस में भी लोगों को कुछ कुछ प्रोमिस करके भी तुम्हारा ट्रांसफ़र करा दूंगा, तुम्हें प्रमोशन दिला दूंगा, बहला फुसला के इधर उधर के जितने भी अंग्रेजी स्कूल के थे जो सो कॉल्ड रेपुटेड, उनके फॉर्म लाने को कहा। और इस करते करते महीना ख़त्म होते होते मेरे पास 6-7 स्कूलों के फॉर्म, फॉर्म कहना ही ठीक होगा, यद्यपि वो इस 4 पेज की चौपड़ी को प्रोस्पेक्टस कहते हैं, इकट्ठे हो गए थे। और मैंने बच्चे की फ़ोटो की 150 प्रतियां करा ली, और अपने भी और वाइफ के भी फ़ोटो और मैरिज का प्रमाण पत्र, क्यों यू नेवर नो ना, वो किस देश किस भेष में भगवान मिल जाएं तो वो जाने क्या पूछते हैं आपसे। मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया, इनकम टैक्स की रिटर्न्स की कॉपियाँ ले ली, हाउस टैक्स ले लिया, राशन कार्ड ले लिया, आधार कार्ड ले लिया, पैन कार्ड ले लिया, कुछ भी पूछ सकते थे वो। अपना माइक्रोवेव की रसीद ले ली, टीवी की रसीद ले ली, क्योंकि वो आजकल ये भी है ना कि आप क्या सुविधा, क्या आप फीस दे भी पाएंगे कि नहीं। तो ये ऐसा दिखने के लिए कि मैं फ़ीस दे सकता हूँ, मेरे घर में जितनी चीज़ें थी सबकी रसीदें भी मैंने एक फ़ाइल में लगा ली थी। और मैंने दरअसल ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ले ली थी इसी काम के लिए। और सुबह से ही हम जल्दी उठ के पूजा वूजा करके फार्म भर रहे होते थे, या जमा करने जा रहे होते थे, या फिर कहीं लिखित परीक्षा, कहीं मौखिक परीक्षा देने जा रहे होते। मेरी बीवी ने तो 1,000 रुपये का प्रसाद भी बोला हुआ था। और जब से हम एक स्कूल के टेस्ट में फेल हुए थे, उसने इसमें 4 धाम की यात्रा भी जोड़ दी थी। शीश तजे जो प्रभु मिलें, सौदा सस्ता जान। तो जिस स्कूल में हम दंपति फेल हुए, वो बड़ा डिलक्स किस्म का स्कूल था जी, दिल के प्राइवेट अस्पतालों जैसा। खामोशी थी, शोर शराबा बिल्कुल ना था। शायद इसीलिए मौखिक परीक्षा ना लेकर, क्योंकि मौखिक परीक्षा लेंगे तो आवाज़ आएगी, परीक्षा ना लेकर हमें लिखित परीक्षा दी गई थी। हम लोग वहाँ कैसे फेल हो गए ये बात रहस्य ही बनी रही। यद्यपि सवालों में ऐसा कुछ नहीं था, सवाल दिखने में बड़ी सिंपल किस्म के थे। जैसे क्या आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं? क्या आप पैसे को हाथ का मैल समझते हैं? यदि हाँ, तो आप कितना मैल हर महीने निकाल सकते हैं? और बीवी से भी कुछ इसी तरह के ऊट पटांग सवाल पूछे गए थे कि उसकी वॉशिंग मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक है या सेमी ऑटोमेटिक, और फ्रंट लोड है या अपर लोड है, टॉप लोड है। और उसने खुद नर्सरी किसी स्कूल से पास की थी, वो डिस्कवरी चैनल देखती है या नहीं देखती है, अपने बच्चे को समझा सकती है कि नहीं वाइल्ड लाइफ के बारे में। हम ये सोच रहे थे कि भाई ये सब हम नहीं समझाना है बच्चे को, है तो पढ़ाना है, तो आपको हम फीस काय बात की दे रहे हैं। लेकिन मेरी बीवी ने मुझे ऐसे देखा जिसका अर्थ सभी मैरिड लोग जानते हैं। उसका अर्थ होता है जब करोगे बेवकूफ़ी की बात करोगे। वो देखने मात्र से हम लोग समझ जाते हैं कि इस वाले ग्लैंस का मतलब क्या है। वैसे भी अब जैसे ऐसे हो गया ना, जैसे छोटे और पारदर्शी कपड़े पहनना आजकल फैशन है, उसी तरह महंगे स्कूल में भेजना फैशन है। इसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। एक स्कूल में तो हम लोग गए तो शांत सौम्य टीचर ने हमें ऐसे देखा जैसे अभी कह देगी कि जाओ जाके काम पकड़ के बेंच पर खड़े हो जाओ। अगर वो ऐसा कह के भी एडमिशन दे देती तो हम उसके लिए भी तैयार थे, बल्कि मैं तो कहूँगा हम तो मुर्गा भी बन जाते जी। मगर प्यार तो होना ही ना था। बैरंग वापस प्रिंसिपल से मिलने की कहो तो प्रिंसिपल का क्लर्क ही हमको धुतकार देता था। प्रिंसिपल साहब बिजी हैं ही नहीं, एडमिशन ख़त्म हो चुके हैं, चलो अगले साल आना। प्रिंसिपल इन दिनों स्वर्ग के दूत जैसे लगते हैं। हम उसकी एक नज़र को तरस गए जी। जाने कितने सिफारिशी खत था जगह जगह से मंगवा कर प्रिंसिपलों की सेवा में भिजवाए गए, मगर जालिम तो था जालिम, नहीं पसीजा। कई बार मन में आया कि अमिताभ बच्चन के दीवार फिल्म के मंदिर वाले सीन की तरह प्रिंसिपल के कमरे में घुस जाऊं और उससे कहूं खुश तो बहुत हो गए तुम। मगर प्रिंसिपल तो दूर, हमें तो कभी वाइस प्रिंसिपल के भी दर्शन नसीब नहीं हुए। पीटीआई किस्म के लोग ही हमें बाहर ठेल देते थे। कुछ एक जगह प्रिंसिपल महोदय बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स में रुचि ले रहे थे, जैसे एडमिशन पेरेंट्स का करना है। इनमें प्रमुख थे वो पेरेंट्स जिनके पिता पुलिस में थे अथवा एजुकेशन मिनिस्ट्री वाले थे। फिर बिजनेसमैन किस्म के लोग थे सेकंड प्रेफरेंस में, जो ऊपर की कमीज की जेब में ब्लैंक चेक लिए लिए घूम रहे थे और हाथ में पान मसाला का डिब्बा। माँ बाप सच का सीधे ब्यूटी पार्लर से आते थे, कौन जाने कौन सी अदा प्रिंसिपल को भा जाए और किस वेश में भगवान मिल जाएं। स्कूलों के आसपास कई ब्यूटी पार्लर सक्रिय हो गए थे, और जो दाखिला योग्य माताओं के, मतलब जिनके बच्चे दाखिला ही हो गए, उनकी माताओं का बाकायदा फेशियल वेशियल कर रहे थे। वो उसी तरह का मेकअप सिद्ध करने में सिद्धहस्त थे। और वो आपको कंसल्टेंसी भी दे रहे थे कि किस रंग की साड़ी के साथ कौन सा मैचिंग ब्लाउज पहनना है, कौन सी लिपस्टिक लगानी है, कौन से शेड की, जिससे कि प्रिंसिपल के दिलो दिमाग पर सूदिंग असर पड़े और वो कोई बिना देर किए आपके बच्चे को एडमिशन दे दे। गंडे तावीज़ वाले अलग घूम रहे थे, और बच्चे जो है मंत्र से पवित्र किया हुआ पानी पी रहे थे, उनके माँ बाप उन्हें पिला रहे थे, और लोग व्रत और उपवास रखे हुए थे।
जिन पे लक्ष्मी मैया प्रसन्न थी मगर सरस्वती उतनी देख नहीं रही थी उनकी तरफ। वो तो जगह जगह कथा और जागरण करा रहे थे, दफ्तरों, बाजारों, चौराहों, पान की दुकानों, शादी ब्याहों, सब जगह एक ही चर्चा थी, फलां का बच्चा तो अमुक स्कूल में हो गया है, आज वहाँ दावत है, वहाँ बैंड है, वहाँ शहनाई बुक है, वहाँ म्यूजिकल नाइट है, वहाँ डीजे है, कहीं बच्चे की शॉपिंग चल रही है स्कूल की। इस सारी रेल पेल में वो बच्चे तथा उनके माँ बाप अत्यंत ही डिप्रेस थे, जिनका दाखिला अच्छे स्कूल में नहीं हो पाया। वहाँ काफ़ी गमी का माहौल था, कहाँ चूक हो गई इस विषय पर खूब विश्लेषण चलता था और नई सूची बनाई जाती थी कि अब के अगले साल किस किस से कहलवाना है, किस किस को कहलवाना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। तो भाइयों, ये है कुछ मेरे भारत महान के हर साल एडमिशन वाले सीजन का दृश्य। थैंक यू।